वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचटेट इकोनॉमिक्स 2011 का क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है एकाधिकारी को अल्पकाल में क्या प्राप्त हो सकता है। एक मोनोपोली को शॉर्ट रन में क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। सेकंड ऑप्शन में बोला है अतिरिक्त लाभ मतलब एडिशनल प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन में बोला है हानियां मतलब लॉस। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है उपरोक्त तीनों। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली में एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस तीनों ही जो है उन्हें हो सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला है मांग वक्र में विवर्तन से क्या अभिप्राय है। मांग वक्र मतलब डिमांड का, विवर्तन का मतलब होता है शिफ्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिमांड का, मान लो ये वाला है हमारा, इसमें शिफ्ट कब आएगा, कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। फर्स्ट लाइन बोली गई है कि कीमत अगर बढ़ जाती है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो मांग कम हो जाएगी। सेकंड में बोला है कीमत के कम होने पर मांग का घटना। थर्ड ऑप्शन में बोला है कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन होना। अब हमें पता है शिफ्ट कब आता है डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व में शिफ्ट तब आता है जब क्या होता है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो सब चीज़ें डिमांड को अफेक्ट करें। अब क्वेश्चन में शिफ्ट पूछा है तो हमने कहा शिफ्ट तब आएगा जब प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करें। तो यहाँ पर कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन जो होगा वही हमारा डिमांड कर्व में शिफ्ट कहलाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ना लाभ ना हानि बिंदु अर्थव्यवस्था में जब उत्पन्न होता है तब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इस पॉइंट को बोला है ना नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है हमारा, ऑप्शन में बोला है टोटल रिवेन्यू ग्रेटर होती है टोटल कॉस्ट से, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होती है, या टोटल कॉस्ट ज़्यादा होती है टोटल रिवेन्यू से, या टोटल रिवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। जब इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट की बात होती है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सम विच्छेद बिंदु, एक ऐसा बिंदु जहां पर ना तो फर्म को लॉस होते हैं ना ही प्रॉफिट होते हैं, लॉस और प्रॉफिट बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब एक फर्म के टोटल रिवेन्यू बराबर होते हैं टोटल कॉस्ट के तो वो पॉइंट ना तो लाभ का और ना ही हानि का बिंदु होता है, और इसे सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट हम इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कोर सेक्टर इज रिलेटेड टू। कोर सेक्टर का जो रिलेशन है किस चीज़ से है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है कृषि, दूसरे में बोला है रक्षा, तीसरे में बोला है लोहा उद्योग, एंड फोर्थ बोला है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर सेक्टर क्या होता है, कोर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर कैपिटल बेस होता है पूरी इकोनॉमी का। वो क्या होता है, वो कोर सेक्टर जो हमारा होता है वो हमारी पूरी इकोनॉमी का कैपिटल बेस सेक्टर बोला जाता है। जैसे हमारा कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है हमारे कोर सेक्टर के अंदर आएंगे। कोर सेक्टर का मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया में अब प्रेजेंट टाइम में जो कोर सेक्टर की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP के अंदर जो वेटेज है कोर सेक्टर की वो कितनी है, 40% इसकी वेटेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, और IIP की जो वेटेज है कोर सेक्टर की वो 40% है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है
भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, भारत के अंदर इस टाइम किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? फर्स्ट है तकनीकी, दूसरा बोला है मौसमी बेरोजगारी, सी ऑप्शन में बोला है स्वैच्छिक कि लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, फोर्थ ऑप्शन बोला है संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। इंडिया में जो मेजर जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो होती है या तकनीकी मौसमी बेरोजगारी, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? स्ट्रक्चरल बेरोजगारी पाई जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर जो लार्ज स्केल पे मिलती है वो मिलती है आपको संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी, मान लो उद्योग जो स्ट्रक्चर है उस पूरा चेंज हो गया, जैसे मान लो जो पहले टाइम पर उद्योग होते थे वो पूरी तरह से बंद हो गए, आज के टाइम में वो किसी भी तरह एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन में वहाँ पर जो लोग काम करते थे वो क्या हो गए? वो भी उद्योग बंद हो गए, उनको किसी तरह का रोजगार अब नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कि भारत में जो अधिकांश बेरोजगारी है वो संरचनात्मक पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है SGSY, एक कोड वर्ड बोला है और बोला गया है इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में बोला है शहरी स्वर्ण रोजगार योजना, सेकंड ऑप्शन में बोला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, थर्ड ऑप्शन में बोला है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सुधार योजना, एंड डी ऑप्शन में बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। SGSY की जो फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब शुरू की गई थी? 1999 के अंदर, 1999 से 2000 के बीच इस योजना को लाया गया था कि किसी भी तरीके से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से अपने स्वरोजगार को खुद जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उनको कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार खुद से मिले। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवत्ता का मापदंड है? कि अगर हमें किसी चीज़ की क्वालिटी को मेज़र करना है तो इनमें से कौन सी एक चीज़ जो है क्वालिटी को मेज़र करेगी? फर्स्ट ऑप्शन में बोला है रजिस्ट्रेशन, सेकंड में बोला है हॉलमार्क, एंड थर्ड ऑप्शन में बोला है जागो ग्राहक जहागो, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट पर जो हॉलमार्क होता है उससे हमें ये पता लग जाता है कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या है। जैसे आप सोना है, सोने पे क्या लगा होता है? हॉलमार्क होता है, तो उससे आपको पता लग जाता है ना कि सोने की जो क्वालिटी है वो कितना खरा है, कितने कैरेट का है। तो हॉलमार्क जो होता है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय क्षेत्र है जो तृतीय क्षेत्र है जो हमारा ट्रेजरी सेक्टर होता है या जिसे हम सर्विस सेक्टर होता है, वो बोला गया है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कृषि, सेकंड ऑप्शन में बोला है उद्योग, थर्ड ऑप्शन में बोला है सेवाएं, और फोर्थ ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। जो थर्ड सेक्टर है या तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर जो है बोला जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला क्या गया है यदि समष्टि अपरिमित हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए? अगर हमारा बोला गया है अगर किसी भी प्रोडक्ट का स्पेस काफ़ी ज़्यादा मतलब है तो उस टाइम हमें कौन सी विधि से डाटा को कलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट है केवल सगणना विधि, सेकंड में बोला है केवल प्रतिव्यन विधि, थर्ड ऑप्शन में बोला है या तो प्रतिचयन विधि या सगणना विधि, या फोर्थ ऑप्शन में बोला है इन दोनों में से कोई नहीं। हमें जो है उस सिचुएशन में प्रतिव्यन विधि या चयन विधि को जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास डाटा जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उस सिचुएशन में इस विधि का यूज़ करने से जो उसके एरर होता है, ये क्या करता है, ये मेथड जो होता है एरर को डिडक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर प्रतिव्यन विधि जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें इस मेथड का यूज़ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस बैंक को करेंसी के जो नोट है जारी करने का अधिकार है? फर्स्ट ऑप्शन बोला है व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड बैंक। भारत के अंदर हर देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो करेंसी को जारी करता है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है? करेंसी के नोट जारी करता है।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और हमसे पूछा है, यहाँ पर आपको मोड बताना है। मोड की जो डेफिनेशन होती है, जिसको हम हिंदी में बहुलक कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। और मोड क्या होता है कि एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो उस सीरीज़ का मोड कहलाता है। अब आप इस सीरीज़ में देखिए 10, 8, 10, 6, 4, 12, 10, 8, 10, 12। अब आपने देखा 10 देखो कितनी बार आ गया, 1, 2, 3, 4। सिर्फ 10 ही एक ऐसा नंबर है जो 4 बार है और सबसे ज़्यादा बार है। तो इस पूरी सीरीज़ का जो आपका मोड कहलाएगा वो 10 कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव संसाधन को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है अगर हम एक व्यक्ति को क्या प्रदान करें। ऑप्शन में अगर इंग्लिश में मैं इसको कहूँ कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक इंसान जो हमारे, हम क्या बोलते हैं, एक ह्यूमन जो होता है वो एक इकोनॉमिक्स में एक रिसोर्स की तरह काम करता है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर ह्यूमन रिसोर्स को आपको प्रोडक्टिव बनाना है तो आपको लोगों को क्या देना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि करने के लिए आप मुफ्त भूमि दीजिए। सेकंड ऑप्शन है उनको रहने के लिए मकान दीजिए। थर्ड ऑप्शन में बोला है भोजन के लिए निःशुल्क आप वितरण दीजिए। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, पोषण दीजिए, शिक्षा दीजिए, आवास दीजिए। जब एक ह्यूमन को क्या दिया जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, उसकी पोषण पर ध्यान दिया जाएगा, उसके खाने पीने पर ध्यान दिया जाएगा, उसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी या आवासीय सुविधा दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स इकोनॉमी के लिए बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है किस बाजार में औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं। एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व किस मार्केट में बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोली मार्केट, सेकंड ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, थर्ड ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, या डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा AR कर्व और MR एक ही होती है या एक दूसरे के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अब बोला गया है डिमांड कर्व है, एक सरल रेखीय मांग वक्र है, उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच। एक डिमांड कर्व है और इसके बीच में सेंटर में जो है क्या पूछा गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी गई है। अब आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है सेंटर में क्या होता है, सेंटर में डिमांड कर्व के सेंटर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ना लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इससे भी हम क्या करते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। तो एक डिमांड कर्व का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर जब हम डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फर्म संतुलन में कब होगी, जब उसकी एवरेज लागत औसत आगम के बराबर होगी, या औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होगी, या सीमांत लागत बराबर होगी 0 के, या सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होगी। अब हमने जब ये चैप्टर्स पढ़ते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो संतुलन की होती है मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए बराबर मार्जिनल रिवेन्यू के, और सेकंड क्या होती है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रिवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। तो इसीलिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है कि सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस संस्था का नाम बताइए जो भारत में GDP और GNV की गणना करती है। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GVA ग्रोस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की जो गणना करती है भारत में, वो संस्था का हमसे नाम पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें बोला है NSSO, सेकंड ऑप्शन में बोला है CSO, एंड थर्ड ऑप्शन में बोला है भारत सरकार, और फोर्थ ऑप्शन में बोला है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। जो भारत में GDP की गणना करती है और GAVA की गणना करती है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में क्या करती है? GDP और GVA की गणना करती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण सांख्यिकी श्रेणी की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने वाले माप को क्या कहा जाता है? अगर मैं इसकी इंग्लिश आपको बताऊं तो ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमारी जो पूरी होल जो स्टैटिस्टिकल की जो यूनिट होती है उसको जो है हम किस नाम, यूनिट ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्वेश्चन क्या है अगर हम इंग्लिश में इसको समझे, ए यूनिट ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज इज, उसको क्या बोला जाता है? माध्यिका बोला जाता है, सहसंबंध मतलब कोरिलेशन बोला जाता है, मध्य बोला जाता है, या डी ऑप्शन में है केंद्रीय प्रवृत्ति। हम क्या है, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिकल सीरीज को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेथड होते हैं जो है मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो संपूर्ण सांख्यिकी श्रेणी की एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने वाला जो माप होता है वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि मौद्रिक GNP, यदि हमें नॉमिनल क्या दे रखा है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट 1100 रुपये है, और वास्तविक GNP मतलब रियल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमें 1000 दे रखा है, तो आपको GNP अविस्फीति मतलब GNP डिफ्लेटर आपको निकालना है। तो आपसे ये पूछा गया है। अब GDP डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए। GDP डिफ्लेटर निकालने के लिए आपको क्या करना है? GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा देते हैं। नॉमिनल GDP हमारे पास 1100 रुपये है और रियल GDP हमारे पास 1000 है, और उसके बाद इंटू कर देंगे हम 100। जब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, देखिए तो हमारे पास 110 जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था। जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान के अंदर जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसका मेन ऑब्जेक्टिव कहें या क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया था। फर्स्ट है इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधाएं, बेहतर उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, अधिक उपज देने वाले बीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, या डी ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों पर हमने फोकस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे डिमांड की जो इलास्टिसिटी होती है, जो डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला पूछा है। अब हमें तो नॉर्मल पता है डिमांड की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में माइनस तो पहले से होता है डिमांड वाले में, तो P इंटू पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन P। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब है ट्रांसफर पेमेंट पूछी गई है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब एक पक्षीय होता है। ऑप्शन में बोला है लगान, मजदूरी, लाभ, पेंशन। पेंशन जो होती है वो एक हस्तांतरण भुगतान है, क्योंकि इसके बदले में जिसको पेंशन मिलती है वो सरकार को कुछ भी पेमेंट नहीं करता। एक पक्षीय भुगतान है, एक ही पक्ष इसको करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वितरण में
असमानता का रेखीय चित्रण डैश वक्र से प्रस्तुत किया जाता है। कि अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें इनइक्वालिटी होती है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होती है तो किस कर्व से आप उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है लेफर कर्व, सेकंड ऑप्शन में बोला है लीनियर कर्व, थर्ड ऑप्शन में बोला है लोरेंज कर्व एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है तटस्थ न्यूट्रल। अब आपको पता है जो आपका लोरेंज कर्व होता है, हमारा लोरेंज कर्व होता है ना इस तरह से कुछ, लोरेंज कर्व आपका क्या दिखाता है, इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है कि किसी पर्सन में, हमारी इकोनॉमी में किस तरह से इनकम इनइक्वालिटी है और कितनी है, इसको कौन सा कर्व शो करता है, लोरेंज कर्व जो होता है शो करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्टोक है। स्टोक और फ्लो दो कंसेप्ट होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से क्या चीज़ जो है स्टोक है। फर्स्ट ऑप्शन है धन, सेकंड ऑप्शन है आय, थर्ड ऑप्शन है व्यय और फोर्थ ऑप्शन है निर्यात। जो हमारा धन होता है, जो वेल्थ होती है, वो एक स्टोक कॉन्सेप्ट होता है। आय, व्यय और निर्यात ये चेंज होते रहते हैं और ये हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। कीमत सिद्धांत मतलब प्राइसिंग की जो थ्योरी है उसको आप किस नाम से जानते हैं। दूसरा, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड ऑप्शन में बोला है कीमत नियंत्रण मतलब प्राइस कंट्रोल। थर्ड ऑप्शन में बोला है सार्वजनिक नियंत्रण मतलब पब्लिक कंट्रोल एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है कीमत नियंत्रण, प्राइसिंग की जितनी भी पॉलिसीज होती है, ये प्राइस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बैंक वह संस्था है, यहाँ पर बैंक का काम पूछा है, जो मुद्रा का व्यापार करती है, मनी का ट्रेड करती है, शेयर्स और परिसंपत्तियों का व्यापार करती है। और अगले ऑप्शन में बोला है ना केवल मुद्रा का व्यापार करती है बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करती है। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है वस्तुओं का निर्माण करती है। आपको पता है बैंक का काम क्या होता है, क्रेडिट को क्रिएट करना, क्रिएशन करना, उसका ट्रेड भी करना, ठीक है। तो इसीलिए ना केवल मुद्रा का व्यापार करती है, बैंक एक संस्था है, बल्कि मुद्रा का निर्माण करने का काम भी किसका है, बैंक का है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय निम्न में से किसकी अनुपस्थिति से है। अनुपस्थिति मतलब क्या चीज़ अवेलेबल नहीं होती, या बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी का मतलब पूछा गया है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारा विदेशों से कोई लेना देना नहीं है, जो भी एक्टिविटी होगी हमारी कंट्री के अंदर होगी, हमारा फॉरेनरों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार की क्या है, अनुपस्थिति है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महानरेगा के अंतर्गत बेरोजगारों को वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की जो है गारंटी जो है वो दी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है 50 दिन, सेकंड ऑप्शन में बोला है 100 दिन और थर्ड ऑप्शन में बोला है 150 दिन एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है 240 दिन। महानरेगा के अंदर क्या हुआ था, बेरोजगारों को कम से कम साल में 100 दिन तो रोजगार मिलना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया था। लेकिन एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें, जो कोविड-19 आया उसके बाद इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। इसमें कहा गया कि बेरोजगार व्यक्तियों को 125 डेज तो साल में कम से कम जो है मनरेगा स्कीम के तहत क्या दिया जाएगा, रोजगार देने की गारंटी की बात की गई। अभी के लिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति की घोषणा की। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सेकंड ऑप्शन है पी चिदम्बरम, थर्ड ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी
एंड डी ऑप्शन है जयवंत सिंह। ये जो वित्त मंत्री उस टाइम हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में हमारे वित्त मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, माध्यिका की गणना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है। माध्यिका किसको बोला जाता है, मीडियन को बोलते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब है कि मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो। फर्स्ट ऑप्शन है बारंबार बहुभुज का यूज करते हो। सेकंड ऑप्शन में बोला है ओजाई वक्र का यूज करते हो। थर्ड ऑप्शन में बोला है आवृत्ति वक्र का यूज करते हो। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है आयात वक्र का यूज करते हो। आपको पता है जब हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं तो हम लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। और जहां पर मोर देन और लेस देन ओजीव एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उस सीरीज के अंदर हमारी जो मीडियन की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं ओजाइव वक्र की हेल्प से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सेवा जो कर है वो किस तरह का है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। सेकंड ऑप्शन में बोला है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड ऑप्शन में बोला है आरोही कर। फोर्थ ऑप्शन में बोला है अवरोही कर। तो जो सर्विस टैक्स होता है वो एक तरह का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवधारणा बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बैंक दर। सेकंड ऑप्शन है साख निर्माण। थर्ड ऑप्शन है राजकोषीय घाटा एंड फोर्थ ऑप्शन है नगद रिजर्व अनुपात। आपको पता है बैंक रेट, क्रेडिट का कितना क्रिएशन हुआ या नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो, ये सब हमारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। लेकिन राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिशिएट, ये गवर्नमेंट सेक्टर का इसमें काम है, इसका बैंकों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, भारत में भूमि सुधार जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। सेकंड ऑप्शन में बोला है दूसरी पंचवर्षीय योजना। थर्ड ऑप्शन में बोला है चौथी पंचवर्षीय योजना और चौथे ऑप्शन में बोला गया है तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में जब भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया उस टाइम हमारा कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो उस समय हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है चल रहा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मशीन की लागत जो होती है वो किस तरह की होती है, कि हम एक बिजनेस में या कंपनी में जब एक मशीन लेके आते हैं वो किस तरह की कॉस्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है औसत लागत, एवरेज कॉस्ट। सेकंड ऑप्शन में बोला है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन में बोला है स्थिर लागत मतलब फिक्स कॉस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है परिवर्तनशील लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट। जो मशीन लाई जाती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको एक ही बार लगाया जाता है। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वह एक तरह की हमारी कैसी लागत होती है, एक स्थिर लागत होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि क्षेत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं जो है आज हम फेस करते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है अपर्याप्त वित्त। जो दूसरा ऑप्शन है धीमा और असंतुलित विकास होना। तीसरे ऑप्शन में बोला है कि हमारे यहाँ पर भूमि सुधार कार्यक्रम सही से लागू नहीं हुए। फोर्थ ऑप्शन में बोला है उपरोक्त सभी। आज भी हम कृषि क्षेत्र में इन सभी समस्याओं को फेस करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 1991 में निर्धारित की गई औद्योगिक नीति में डैश उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया। कि 1991 की जो हमारे आर्थिक सुधार थे उसमें
जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कितने उद्योगों को पब्लिक सेक्टर के लिए छोड़ा गया? फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 26 एंड फोर्थ ऑप्शन है 48। जो 6 उद्योग थे उसको हमने पब्लिक सेक्टर के लिए रखा, बाकी सभी उद्योगों को हमने किसको दे दिया था? निजी क्षेत्र को दे दिया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? भारत में जनसंख्या के लिए किस वर्ष को महान विभाजक या ग्रेट डिवाइन ईयर के नाम से जाना जाता है? अब पॉपुलेशन के अंदर जो डिवाइन ईयर है, मतलब पॉपुलेशन में किस ईयर को डिवाइन ईयर कहा जाता है? वो है 1921 का जो ईयर था उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइन ईयर माना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रति व्यक्ति आय हमसे पूछी है, पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला हमसे पूछा है। तो पर कैपिटल इनकम ऑप्शन क्या दिया है? कुल जनसंख्या को सकल राष्ट्रीय आय से भाग करके। सेकंड ऑप्शन में बोला है कुल नौकरियों को कुल जनसंख्या से भाग करके। थर्ड ऑप्शन में बोला है सकल आय को कुल जनसंख्या से भाग करके। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है पर कैपिटल इनकम का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास जितनी भी नेशनल इनकम होती है या सकल आय होती है उसको हम पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटल इनकम निकल आती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें क्या बोला गया है? सकल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर हम पर कैपिटल इनकम को निकाल देते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में 2009 से 2010 में जीडीपी की वृद्धि दर क्या थी? अब 2009 और 2010 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम एट प्रेजेंट में जो हमारी चल रही है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट में जो एस्टिमेट की गई थी कि जो 2022 और 2023 में हमारी जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? 8 से 8.5% के आसपास रहेगी। ये अनुमान जो है हमारे बजट के अंदर इसको लगाया गया था, इसीलिए प्रेजेंट टाइम की हम लर्न कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है नीली क्रांति किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला है गेहूं के उत्पादन से, सेकंड ऑप्शन में बोला है दूध के उत्पादन से, थर्ड ऑप्शन में बोला है मत्स्य पालन से और फोर्थ ऑप्शन में बोला है पशुधन के विकास से। जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसका संबंध क्या है? मछली पालन से है, फिशरी प्रोडक्शन से है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है यदि गुणक का मूल्य 10 है तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी होगी? अब हमें पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें मल्टीप्लायर का जो k की वैल्यू है वो तो गिवन है और हमसे बोला है आपको MPC निकालनी है। मल्टीप्लायर की वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे 10 और इज इक्वल टू 1/1 - MPC। अब आपको पता है क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास? एक तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 10 1 - MPC और इक्वल टू 1। तो हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या आया? 10 - 10 MPC इक्वल टू 1। अब 1 क्या है यहाँ पर? प्लस में है। जब ये इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9। तो हमारे पास क्या बचता है? एक तरफ 9 बचता है, एक तरफ 10 MPC बचता है। अब हमारे पास क्या बचा? एक तरफ 9 बचा और एक तरफ हमारे पास बचा 10 MPC बचा। अब हमें MPC की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? MPC की वैल्यू 9/10 जो है हम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 0.9 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना,
के की प्लेस पर के की वैल्यू डाल दो, 1/1 माइनस MPC से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है 0.9 वो फाइंड आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है यदि n संख्याओं के समांतर माध्य से विचलनों का गणितीय योग डैश होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको अगर मैं इसकी इंग्लिश बताऊं जिससे आपको कुछ समझ आएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है अरिथमेटिकल मीन में से अगर हम सम में से उसके डेविएशन को माइनस कर देते हैं, अगर हम अरिथमेटिक मीन के सम में से डेविएशन जब हम माइनस कर देते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो क्या आती है। तो अगर हम क्या करते हैं अरिथमेटिक मीन, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन का क्या होता है। हमें पता है अरिथमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन में से जो डेविएशन किया जाएगा उसका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमसे अरिथमेटिक मीन की जो प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, वो पूछी गई थी, लेकिन कई बार हिंदी में समझ नहीं आता तो हमें उसकी इंग्लिश देख लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी हमसे पूछी गई है अवधि पूछी गई है। ठीक है, तो जो 11th 5 ईयर प्लान था वो कब जो है आया, 11th 5 ईयर प्लान 2007 में आया, 2012 तक जो वो चला। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का जो अंतर है वो क्या कहलाता है। कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का जो अंतर है वो राजस्व घाटा कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है, पूंजी घाटा कहलाता है या राजकोषीय घाटा कहलाता है। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का जो अंतर होता है वो हमारा बजटीय जो घाटा होता है वो कहलाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है प्रवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वो कब जो है लागू होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अल्पकाल में, सेकंड ऑप्शन में बोला है दीर्घकाल में, और थर्ड ऑप्शन में बोला है अति दीर्घकाल में, और फोर्थ ऑप्शन में बोला है सेकंड एंड थर्ड। आपको पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आपको क्या दिखाता है कि हमारे पास शॉर्ट रन में एक ही रिसोर्स होता है लेबर, उसी को हम बढ़ाते रहते हैं और किस तरह से अपने टोटल आउटपुट को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो रिलेशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का वो किससे है, शॉर्ट टर्म से है। लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रवर्तनशील अनुपात का नियम अल्पकाल से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जब मांग वक्र लंबवत होता है तो इससे क्या प्रकट होता है। जो मांग की जो लोच होती है, मतलब इलास्टिसिटी इकाई लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, अपेक्षाकृत लोचदार होती है। अब आपको पता है जब आपका डिमांड कर्व लंबवत मतलब वर्टिकल है तो उस सिचुएशन में आपकी जो इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, या हम बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। अब ये क्वेश्चन पेपर 2011 के आसपास का है, तो हमें अब प्रेजेंट के हमारे जो गवर्नर है जो शक्तिकांत दास है, सिर्फ उनका नेम पता होना चाहिए। हमारे प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है जब सांख्यिकी सम को या गुणात्मक तथ्यों को प्रकट किया जाता है
तो सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? यहाँ पर ये बोला गया है जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव मतलब किसी का गुण है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई ऑनेस्ट है, ठीक है, कोई हम्बल है। अब ये क्या है, ये सारे क्वालिटेटिव गुण हैं। तो ये कहा जाता है कि जब क्वालिटेटिव डाटा है आपके पास तो उस सिचुएशन में आपको अगर कोरिलेशन, सहसंबंध होता है, कोरिलेशन अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे? फर्स्ट है स्पेयर्समैन, जो कोटि अंतर जिसको रैंक बोलते हैं। सेकंड है स्पेयर्समैन रैंक, फर्स्ट है स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन, सेकंड ऑप्शन में बोला है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, थर्ड ऑप्शन में बोला है नगर से सहसंबंध गुणांक, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होता है तो हम रैंक उनको देते हैं और फिर हम अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें दे रखा है। अब हमें पता है जब हम बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर अगर हम क्या कर देते हैं, अगर हम सब्सिडीज को तो कर देते हैं प्लस और टैक्सेस को कर देते हैं माइनस, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल आएगा। क्योंकि ये तो फॉर्मूला है कि अगर आपको साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद गिवन है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो, प्रत्यक्ष कर को तो आप माइनस कर दो, जो कर होते हैं उनको माइनस कर दो, आर्थिक सहायता को आप प्लस कर दो, तो आप कारक लागत पर पहुंच जाओगे। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है भारत में एक शहरी व्यक्ति के निर्धनता का निर्धारण करने हेतु कैलोरीज कितनी मापदंडित की गई है? ऑप्शन में बोला है 2400 कैलोरीज, 2100 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज या 2200 कैलोरीज। जो भारत में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसे कम से कम 2400 कैलोरीज लेनी चाहिए, अगर कोई शहरी क्षेत्र का है तो उसके पास कम से कम 2100 कैलोरीज उसको खाने में लेनी चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कब काटता है? अब आप देखिए हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व का डायग्राम बना लेते हैं और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कब काटता है, ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं। अब आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट कर्व को काट दिया। अब वो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है कब काटता है, जब एसी वक्र नीचे की तरफ गिर रहा है तब, या एसी वक्र जब ऊपर की तरफ उठ रहा है तब, या एसी वक्र न्यूनतम होता है तब। अब आप देखिए या एसी स्थिर होती है तब। जब हमें पता है जब हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, उस सिचुएशन में ही मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को कट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है कि एवरेज कॉस्ट जब न्यूनतम होती है तब जो है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है? हमसे पूछा है रियल टर्म्स में आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बतानी है। रियल टर्म्स में हमें क्या बताना है, हमें बताना है रियल टर्म्स में जीडीपी की वैल्यू क्या होती है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय है उसको कहते हैं, या भावी कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं, या भूतकालीन कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पत्ति। अब हमें पता है जब हम जो है रियल जीडीपी को हमेशा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद से मापते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी
कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पत्ति या उत्पाद यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि भारत में जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है। ऑप्शन में बोला गया है 55 वर्ष। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। 55 वर्ष है, 65 वर्ष है, 75 वर्ष है या 80 वर्ष है। हमारे भारत के अंदर वैसे तो कितनी है, 68 के आसपास है वर्ष, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो जो है उसमें 65 इसके आसपास है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। भारत में प्रत्याशा जो जीवन प्रत्याशा कि एक पर्सन कम से कम कितना जिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 143 जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है। अब आप क्या करो, एवरेज कॉस्ट कर्व को बना लो। अब इसका आकार देखो क्या होता है, चपटा होता है, लंबा होता है, यू आकार का होता है या गोलाकार होता है। औसत लागत का यू आकार का होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तटस्थता वक्र क्या होता है। अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया है। आपको क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व बना लीजिए। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अगर हिंदी में कहें तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो हमने अभी देखा मूल बिंदु की ओर नतोत्तर तो नहीं होता, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है या ओरिजिन से कन्वेक्सिटी की तरफ होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय रुपया एक है प्रमाणिक सिक्का, सांकेतिक सिक्का। अगले ऑप्शन में बोला है प्रमाणिक और सांकेतिक सिक्का या इनमें से कोई नहीं। भारत का जो रुपया है वो एक प्रमाणिक स्टैंडर्ड सिक्का भी है और एक टोकन कॉइन भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विगत 30 वर्षों में अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्धि की जो दर है वो अर्जित की गई, कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट पिछले 30 सालों में किस सेक्टर ने की। प्राथमिक क्षेत्र ने, द्वितीयक क्षेत्र ने, तृतीयक क्षेत्र ने या सार्वजनिक क्षेत्र में। अब आपको पता है आपकी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 18% के आसपास है और 28 या 29% हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जाता है और तृतीयक क्षेत्र हमारा 53% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले 30 सालों से नहीं बल्कि आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारे देश में सर्विस सेक्टर की हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है तृतीयक क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब लोग रोजगार युक्त होने लगते हैं परंतु वे वास्तव में नहीं होते, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी वो कहीं ना कहीं बेरोजगार दिखते हैं। वो किस तरह की बेरोजगारी होती है। ऑप्शन है खुली बेरोजगारी, सेकंड ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, थर्ड ऑप्शन है छुपी बेरोजगारी और फोर्थ ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी। आपको पता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम छुपी बेरोजगारी कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को मिलती है कि किसी काम पे 5 लोग लग रहे हैं लेकिन वास्तव में ज़रूरत वहाँ पर 2 लोगों की है। तो ये वाली सिचुएशन कि किसी काम पे ज़्यादा लोगों का लगना, काम पे लगे हुए हैं लेकिन वास्तव में वो क्या है, बेरोजगार हैं 3 लोग। तो ये वाला जो आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश मानव विकास सूचकांक में भारत की अपेक्षा काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है तो उस टाइम जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से अच्छा था वो था श्रीलंका। श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक था 2010 या 11 के आसपास हमसे अच्छा था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर
काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? हमसे उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज देने का जो कार्यक्रम है वो 14 नवंबर को 2004 में जो है शुरू किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में प्रत्येक डैश व्यक्ति भारतीय है? ऑप्शन है 10वां, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है पहला, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है छठा। संसार में कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर 6th जो पर्सन है वो क्या है? इंडियन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी होता है। आज हमारा यहाँ पर 2011 का एचटेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व हो चुका है और पूरा कंप्लीट हमने एक वीडियो के अंदर इसको कर दिया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।